हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बायोलॉजी के 2015 के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। जो बिहार बोर्ड में हमेशा बार बार प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा होता है तब उसे क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा होता है तो क्या कहलाता है। लैंगिक जनन, चूँकि लैंगिक जनन में दोनों जनक होते हैं, लैंगिक जनन में दोनों जनक होते हैं। बी है अलैंगिक जनन, तो बी एकदम सही है क्योंकि इसमें केवल एक जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति होता है, यानी अपने जैसा दूसरे जीव की उत्पत्ति होता है। केवल एक जनक होता है, मादा या नर। सी है, ए और बी दोनों। डी आंतरिक निषेचन गलत है। बी इसका आंसर सही है। अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो ए है ईस्ट, बी है पारमिसियम, सी है पेनिसिलियम, डी नोटा। तो ए है जो मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है। परमिसियम में होता है विखंडन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए, ईस्ट। अब है तीसरा क्वेश्चन, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होता है। तो 21, 23, 21 भी गलत है, बी 23 भी गलत है, सी 44 भी गलत है। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ा होता है। तो डी आंसर सही है। डी आंसर सही है। आंसर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अंड प्राजक है। मुर्गी, बिसाप, सी मगरमच्छ, डी ऑल ऑफ दीज। तो मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज अंड प्राजक है, यानी सभी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज होता है। हेलो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगुणित है। तो द्विगुणित है। ए अंड सिर्फ अंड है, तो इसमें ये गुणित है। प्राग भी, दोनों ये भी एक है। फिर सी है ए प्लस बी दोनों, तो ये भी गलत है। डी युग्मनज यानी मादा युग्म और नर युग्म जो मिल जाता है तो उसे द्विगुणित कहते हैं, तो जिसे जाइगोट भी कहते हैं। तो ये इसका युग्मनज, जाइगोट का हिंदी होता है युग्मनज, यानी द्विगुणित है तो युग्मनज। इसका डी आंसर हो जाएगा युग्मनज। इसका आंसर सही हो जाएगा डी। 5 का आंसर डी। फिर छठा, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। जायफल, बी लीची, सी शरीफा, ऑल ऑफ दिस। तो लीची का बीज चोल खाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। शैवाल, लाइकेन, सिकावक, ऑल। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक कौन है। तो लाइकेन है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है बोन मैरो अस्थिमज्जा में, बी पेट में, सी थाइमस में, डी यकृत में। तो 9 के अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में। 9 का ए अस्थिमज्जा बैरो में। 9 का ए अस्थिमज्जा में। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थिमज्जा से। टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है। तो अस्थिमज्जा से। टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है। 9वां क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो अस्थिमज्जा से। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, शहद का निर्माण कौन करती है। नर मधुमक्खी या बी रानी मधुमक्खी, सी कार्यकर्ता मधुमक्खी, डी ए प्लस बी दोनों। तो नर मधुमक्खी होती है जो रानी मधुमक्खी के साथ परागन करती है, रानी मधुमक्खी के साथ निषेचन करती है। और रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ये रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में कम से कम तो 15 लाख अंडे देती है। तो शहद का निर्माण कौन करती है। तो कार्यकर्ता मधुमक्खी। 10 का आंसर हो जाएगा, शहद का निर्माण कौन करती है। तो कार्यकर्ता मधुमक्खी। अब है, वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को किस में रखा जाता है। तो वीर्य को किस में रखा जाता है। ए तरल नाइट्रोजन, सी बी रेफ्रिजरेटर, सी बर्फ, डी ऑल ऑफ दी। तो वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है। तो तरल नाइट्रोजन में। वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है।
तरल नाइट्रोजन में इसे सेफ्टी से रखा जाता है ताकि वीर बहुत दिन तक जीवित रह सके। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? ए स्मार्ट, बी हाइजा, CA+B और डी रानीखेत। तो मुर्गियों में भी होने वाली बीमारी का नाम रानीखेत क्या होता है? रानीखेत होता है। रानीखेत के चलते मुर्गी एकदम मरगिटा जैसी हो जाती है, तुरंत ही मर जाती है, इसे हम लोग रानीखेत कहते हैं, रानीखेत। अब अगला 13वां क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? तरल नाइट्रोजन, बी PEG पेग, सी लैक्टिक अम्ल, डी ऑल ऑफ दिस। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? तो PEG पेग। और 14वां क्वेश्चन है हमारा, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अब 15वां क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ए जीवाणु, बी लैक्टोबैसिलस, सी विषाणु, डी यीस्ट। तो इडली एवं डोसा का आटा जीव बैक्टीरिया का प्रयोग करके बनाया जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, बैक्टीरिया उसमें देता जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए जीवाणु। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, TI प्लाज्मेट किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियल ट्यूमिफेसियंस, ई कोलाई में, बी कोलाई में, डी ऑल ऑफ दिस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में TI प्लाज्मेट पाया जाता है। TI प्लाज्मेट पाया जाता है। 16 का क्वेश्चन है, TI प्लाज्मेट किस में पाया जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और 17वां क्वेश्चन है, एगारोज किससे प्राप्त होता है? एगारोज समुद्री घास से प्राप्त होता है। 17 का है, एगारोज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से एगारोज प्राप्त होता है। एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री घास से एगारोज प्राप्त होता है। यौन संचारित रोग है तो खसरा, टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, सी गनोरिया, बी टाइफाइड भी होता है जो जीवाणु के कारण होता है। तो यौन संचारित रोग कौन हो जाएगा? तो यौन संचारित रोग गनोरिया हो जाएगा, यानी गनोरिया। यौन संचारित रोग कौन है? तो गनोरिया है। और 19वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 4, ए है 4, बी है 16, सी है 32। तो हम लोग जानते हैं आनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं, 64 कूट होते हैं। अब है 20वां क्वेश्चन, वर्धनांता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में रोगी नहीं पहचान पाता है, तो लाल तथा पीला ये भी पहचान लेता है, नहीं पहचान पाता तो लाल तथा हरा को। कलर ब्लाइंडनेस जिसको भी हो जाता है लाल तथा हरा कलर ब्लाइंडनेस का रोगी लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है, लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। 21वां क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक इन्होंने नहीं प्रस्तावित किया था, इन्होंने DNA की खोज किया था। बी नीरेनबर्ग, ये भी नहीं होगा। तो ओपेरॉन मॉडल जैकोब तथा मुनोड ने प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो 21वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैकोब तथा मुनोड ने। एकेडीना क्या है? एकेडीना है एक योजक कड़ी है। एकेडीना क्या है? एक योजक कड़ी है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो ड्रोसेरा और बी नोफेथेंसिस दोनों है जो कीटभक्षी पौधा है। ये लोग अपना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपने दूसरे जीवों को अपने अंदर लेकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन, LH जिसको बोला जाता है, सी एंड्रोजन। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है, एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। 25वां क्वेश्चन है, मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। ये वाला सही आंसर है बी का, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। मानव रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी 26वां क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D। तो गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन A,
गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने प्रस्तावित किया था 27 का आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने प्रस्तावित किया आनुवंशिकता का नियम। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, हमारा लास्ट ट्यूशन है, चूँकि 2015 में 28 ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया था, तो ये हमारा लास्ट ट्यूशन होने वाला है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या सहायक करता है, तो जैविक खाद, जो जीवों से बनाया जाता है उसे जैविक खाद कहते हैं। कीटनाशक मिट्टी को उपजाऊ बनाने में 28वां क्वेश्चन है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कि ए कीटनाशक, बी जैविक खाद, सी ईस्ट, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा 28 की हो जाएगा बी जैविक खाद, जो जीवों से प्राप्त किया जाता है, जो पेड़ पौधे एवं जीवों से प्राप्त किया जाता है उसे जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद से मिट्टी उपजाऊ होता है। कीटनाशक से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम जाती है तथा हमारे इससे फल और सब्जियों से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। भारद्वाज एकेडमी, थैंक यू। और ये सब पक्का इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार बिहार बोर्ड सिर्फ रिपीट करके यही बार बार पूछता रहता है। तो प्लीज़ हम ध्यान से पढ़ें इसको।